कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। किसी को हिंदू किसी को मुस्लिम बना बैठे, किसी को हिंदू किसी को मुस्लिम बना बैठे। तुमसे तो कहीं ज़ात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी हिंदू पे जा बैठे कभी मुस्लिम पे जा बैठे। मुसलमान अब हिस्सेदारी की बात करता है, ताबेदारी को तैयार नहीं है, वो गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है, हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। वादे तो बहुत हैं, जैसे कि अभी रक्षाबंधन के टाइम पे ये कहा गया बहना तो हमारी है, मगर अभी हो कुछ नहीं रहा उसके लिए। बहनाओं के लिए अगर बहना है तो बहनाओं के लिए तो भी कुछ हो, बहनाओं को भी तो आगे बढ़ने का मौका मिले। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से संघर्ष के नाम से जानी जाती है और अन्याय के खिलाफ, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पूरे देश में एक मजबूत आवाज़ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय हमारे साथ उलेमा काउंसिल के लोग हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आज उलेमा काउंसिल की बैठक चल रही है, इस पे पहले क्या कहना चाहिए? देखिए, आज ही के दिन 4 अक्टूबर 2008 को राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की स्थापना हुई और ये उस दौर में हुई जब आजमगढ़, जौनपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश को आतंकवाद की नर्सरी बताया जा रहा था। उस दौर में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई और गठन करके हम एक अन्याय के कोख से पैदा हुए और हमारे संघर्ष के आज 15 वर्ष हो गए। लेकिन उसके बाद भी हम तो समाज को में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जिस तरीके से आज संसद के अंदर सुरेश बिधूड़ी ने जिस तरह का घिनौना बयान दिया, अमर्यादित बयान देता है, इस तरह की सोच को बदलने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई है। और जब तक उसको बदल नहीं लेती, जो हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा कर दी गई है, उसको पाटने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल मैदान में आई है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पहले दिन से संघर्ष के नाम से जानी जाती है और अन्याय के खिलाफ, जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पूरे देश में एक मजबूत आवाज़ है। इसलिए जो आगामी चुनाव, जिस तरीके से आज हिंदू और मुसलमान के नाम पे वोटों का ध्रुवीकरण होता है, जिस तरीके से आज बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना कराई है उससे पूरा देश हिल गया है। अगर इसकी बात करें तो सबके समीकरण आ गए कि कौन सी जात के लोग कितने हैं, चाहे हिंदू की बात करें, चाहे मुसलमान की बात करें, OBC की बात करें, SC ST की बात करें। भाजपा इससे कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान दिखाई दे रही, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जातीय जनगणना का राष्ट्रीय उलमा काउंसिल समर्थन करती है। पूरे देश के तमाम प्रदेशों में होना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए। देखिए, जब तक आप जिस समाज को जब तक सिस्टम में शामिल नहीं करेंगे, जब तक उसको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक वो अपने समाज का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं कर पाएगा। देखिए, जो आरक्षण था उसका मूल यही था। बाबा भीमराव अंबेडकर ने इसीलिए जो है उसमें सारे बिरादरी के लोगों को आरक्षण इसलिए दिया कि जो सत्ता शासन से दूर हैं, जो एजुकेशन से दूर हैं, जो समाज से दूर हैं, समता मूलक समाज बनाने के लिए जो संविधान में व्यवस्था दी गई, वो इसीलिए दी गई कि जो लोग पिछड़े हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको सत्ता के मुख्य धारा में जोड़ा जाए ताकि उन सभी समाज के लोगों को एक समान देखा जा सके, एक समान शिक्षा मिल सके। लेकिन आज देखिए, दुर्भाग्य है, इस देश के आज़ादी के 74-75वां साल के बाद भी न समान शिक्षा मिल रही है, न समान उसको बराबरी मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है? भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो जो है अब मुस्लिमों के हक की बात करना शुरू कर दिए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का हक की बात कर रहे हैं जब चुनाव आने वाला है। देखिए, चुनाव से पहले हर पॉलिटिकल लीडर जो है, जितना आज़ादी के बाद से आज तक जितना राजनीतिक दल आए हैं और गए हैं, सब लीडरों ने जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है तो मुस्लिम का दर्द दिखाना शुरू हो जाता है। तो इलेक्शन जीतने के बाद मुसलमान को भूल जाते हैं, मुसलमान का जो डेवलपमेंट को काम को लेकर भूल जाते हैं, वो चारों तरफ से मुसलमानों पर जुल्म और अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जब फिर इलेक्शन आता है फिर मुसलमान याद आता है। तो इस बार मुसलमानों ने जो लोग मुसलमानों को इलेक्शन के टाइम पे याद करना चाह रहे हैं, इस साल 2026 में मुसलमानों ने उन लीडरों का नानी का याद दिला देंगे इंशाल्लाह।
है महिला विधेयक बिल पास हो चुका है लेकिन लागू नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? आपके दिल में क्या कसक है? हम तो चाहते हैं कि महिला लागू हो नियम और महिला को हर हक मिलना चाहिए। महिलाओं को बहुत लोग नीची नज़र से देखते हैं ना, इसलिए महिलाओं को पूरा हक मिलना चाहिए, उनका हक नहीं छूटना चाहिए। क्या आपको लगता है महिला सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, ना दिन में ना रात में, किसी भी वक्त नहीं। और क्या कहना चाहेंगे? आप एक महिला हैं, महिला बिल भी पास हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक महिला हूँ और एजुकेटेड महिला हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि जितनी भी शिक्षित महिलाएं हैं कम से कम उनको रोजगार मिलना चाहिए, तो उनके कुछ भी उनका जो है आय व्यय का साधन होना चाहिए, जो वो अपना खुद का खर्चा खुद उठा सके, कि अपने हस्बैंड के ऊपर निर्भर ना रहे, वो एक आत्मनिर्भर बने। मैं ये चाहती हूँ बस। सरकार से क्या कहना चाहती हैं? सरकार से आप संतुष्ट नहीं नजर? सरकार से मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, किसी भी सरकार से नहीं, वो चाहे मुस्लिम आ जाए या नॉन मुस्लिम आ जाए, कोई भी, योगी सरकार हो, मोदी हो, ओवैसी हो, कुछ भी, मैं किसी भी सरकार से संतुष्ट ही नहीं हूँ। किसी ने महिला को कोई ना सम्मान दिया ना रोजगार। मेन चीज़ रोजगार की समस्या है, जब तक बेरोजगारी रहेगी देश पीछे रहेगा। पूरा देश पूछ रहा है कि देश में और प्रदेश में मुस्लिम की जनसंख्या कितनी, मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या कितनी है, ओबीसी वर्ग कितना है। बिहार में जातीय जनगणना हो गई, आंकड़े सामने आ गए। आप क्या चाहती हैं, क्या उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए बिल्कुल भाई। पूरा हिंदुस्तान टोटल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में रहते हैं, इसलिए आंकड़ा सबका होना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या कानपुर में या बिहार में, कहीं भी हो, लेकिन आंकड़ा होना चाहिए उसका। महिला विधेयक की बात करें तो महिला विधेयक बिल पास किया गया है लेकिन लागू नहीं हुआ है। आप एक महिला, इसको किस तरीके से देखते हैं? मतलब हम तो ये चाहेंगे ना कि जब महिला विधेयक पास हो तो जैसे सभी में धर्म जाति है ये चीज़ ना देखी जाए, सब महिलाओं के लिए समान स्थान होने चाहिए, और जैसे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए आरक्षण उसमें होना चाहिए महिलाओं के लिए, और जैसे मुस्लिम महिलाएं हैं और दलित महिलाएं हैं, इन सब के लिए उसके अंदर भागीदारी होनी चाहिए बराबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुस्लिमों की और महिलाओं की बात करना शुरू कर दिया। चुनाव जब सर पे आ गया, अभी तक शायद ध्यान नहीं दिया मुस्लिमों पे, जितने भी उनकी सभाएं हुई, लेकिन अब वो मुस्लिमों के संरक्षण की बात। ऐसा ये कुछ नहीं, ये सिर्फ वोट बैंक है, अब सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अगर उस बारे में बात नहीं करी। अब चुनाव सर पे है तो उन्हें करना है, क्योंकि उन्हें भी है कि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा बनाया और उन्हें आपस में इतना लड़वा दिया, अब उसके जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। जनता जो है सब जानती है, पब्लिक है ये सब जानती है, ठीक है। तो अब उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि इस बार हमारा कुछ कम हो जाए, तो इसलिए वो मुस्लिम महिलाओं के, दलित महिलाओं की और सबकी लेकर बात कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता में आना है, अपने आप को बनाए रखना है, बाकी कुछ नहीं है। जातीय जनगणना की बात करें तो बिहार में जातीय जनगणना हो गई है और उससे काफ़ी उठापटक शुरू हो गई है, राजनीतिक गलियारे में काफ़ी हलचल भी हो गई है। उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या आप पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए? देखिए, जातीय जनगणना की ज़रूरत जिस समय होना चाहिए उस समय तो नहीं होती। जब चुनाव सर पर आता है तो जो मौजूदा हाल की सरकार है, आप देख रहे हैं आज सरकार क्या कर रही है। सबसे पहली बात कि क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, किसी को हिंदू किसी को मुस्लिम बना बैठे, किसी को हिंदू किसी को मुस्लिम बना बैठे। तुमसे तो कहीं ज़ात अच्छी है उन परिंदों की जो कभी हिंदू पे जा बैठे कभी मुस्लिम पे जा बैठे। तो जब भी कभी इलेक्शन पीरियड आता है, चुनाव का पीरियड आता है, तो ये सारे वादे सारी ज़रूरतें इनको पड़ जाती हैं, और जब ये टाइम निकल जाता है तो ये मुस्लिम और ये जाति और ये वर्ग और ये जो दलित पिछड़ा वर्ग सबको भूल जाते हैं। आज आप देख सकते हैं कि कितना अत्याचार हो रहा है, सिर्फ मुस्लिम पर नहीं हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है पसमानदा समाज के ऊपर भी हो रहा है। पसमानदा समाज से मुराद होती है दबा कुचला वर्ग, वो कोई भी मजहब नहीं होता है। दबा कुचला वर्ग वो होता है जो बहुत गरीब तबके का है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है। इस सरकार ने आने के बाद में उनके ऊपर और अन्याय करना शुरू कर दिया, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो गरीब याद आ जाते हैं, और जब इलेक्शन निकल जाता है तो गरीबों को भूल जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना जब शुरू कराना शुरू की थी तो काफ़ी विरोध किया गया था, केंद्र सरकार ने मना भी किया था। लेकिन जब उन्होंने जातीय जनगणना कराने के बाद 2 अक्टूबर को उसको प्रस्तावित कर दिया कि ये जातीय जनगणना के जो आया है मामला कि
इतने परसेंट हिंदू ओबीसी है, इतना परसेंट हिंदू है, इतना परसेंट मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को इससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दिक्कतों का सामना तो देखिए करना पड़ेगा। जिसका जो अधिकार बनता है वो अधिकार तो उसका देना पड़ेगा। आज उंगली उन पर उठ रही है, कल हम पर उठेगी, परसों किसी और पर उठेगी, लेकिन जिसका जो अधिकार है बनता हुआ वो तो अधिकार उसका देना पड़ेगा। ये तो आवाज़ बार बार उठती रहेगी। हुआ है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। पूरे देश में या उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या लगता है कि सरकार महिला सुरक्षा में फेल है या? वादे तो बहुत हैं। जैसे कि अभी रक्षाबंधन के टाइम पे ये कहा गया बहना तो हमारी है, मगर अभी हो कुछ नहीं रहा उसके लिए। बहनाओं के लिए अगर बहना है तो बहनाओं के लिए तो भी कुछ हो, बहनों को भी तो आगे बढ़ने का मौका मिले कि यानी आगे चले तो एक अफसर आगे चले एक अफसर, वो काम नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है कि आपकी बातों से कि आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे? नहीं, संतुष्ट नहीं। अगर कुछ महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, महिलाएं भी आगे फील्ड में जा रही हैं, तो हम लोग तो समझेंगे सरकार कुछ कर रही है। ऐसे तो कुछ नहीं कर रहा है। सरकार की जगह सरकार बदलती है तो कौन सी सरकार आनी चाहिए? अब ये तो वक्त ही तय करेगा ये बात को। कुछ बातें ऐसी होती है उसे वक्त पे छोड़ा जाता है, वक्त तय करेगा। किस तरह को लेकर क्या बात की जाएगी? एनडीए के साथ जाएगा मुसलमान या इंडिया के साथ? देखिए, मुसलमान न तो एनडीए के साथ जा रहा है ना इंडिया के साथ। मुसलमान अब हिस्सेदारी की बात करता है, ताबेदारी को तैयार नहीं है। वो गुलामी करने को तैयार नहीं। 75 साल में सबने हमें छिला और छला है। हमारे अधिकारों की प्राप्ति में किसी ने हमारा साथ नहीं दिया है। बातें की है लेकिन कोई काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग बहुत साफ तौर पे एनडीए हो या इंडिया हो, जो भी हमारी संख्या उसके अनुपात में जो हमारी हिस्सेदारी देगा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो आने वाली विधानसभाओं के 4-5 जगह पर हो, मुसलमान उन्हीं लोगों के साथ जाएगा। हम सिर्फ हिस्सेदारी की बात करते हैं और न कोई मुसलमानों का दोस्त है न कोई दुश्मन है। सिर्फ हिस्सेदारी की बात होगी। जो हिस्सेदारी देगा मुसलमान उसके साथ जाएगा। तीसरा मोर्चा बनाएंगे आप लोग मुसलमान? अगर ये दोनों लोग, अगर हम लोगों के चाहे इंडिया हो चाहे इंडिया हो, दोनों को मुसलमानों को वोट की बात करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने बात की तेलंगाना में, तो उनका वोट मुसलमानों को सबको चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी देने को तैयार नहीं है। अगर इन लोगों ने हमें हिस्सेदारी नहीं दी तो हम लोग अभी थोड़ा इंतज़ार करेंगे। उसके बाद तमाम जो समाज के वंचित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, चाहे वो किसी जात, किसी बिरादरी, किसी मजहब के हैं, सबको इकट्ठा करके, जिनको इन लोगों ने छोड़ा है और धोखा दिया है, उन तमाम लोगों को इकट्ठा करके हम यूडीए हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, हम लोग उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हम तीसरे फ्रंट की बात नहीं करते, हम पहले से मौजूद हैं, ये लोग बाद में आए। एनडीए या इंडिया दोनों ही गठबंधन, अगर आपने बात कही तो क्या आपने इन दोनों में किसी से राब्ता करने की कोशिश करी, कोई बातचीत? नहीं, वो राब्ता करें ना। हम तो अब तक वोट देते आ रहे हैं। जब उनको ये एहसास हो जाएगा कि हम नहीं देंगे तो वो हमसे राब्ता करें, बैठ के बात करेंगे। जिसकी तरफ से भी बुलावा आएगा उनसे बैठ के बात करेंगे। बिहार में जाति जनगणना हो गई है, 18% मुस्लिम समुदाय का समीकरण निकला है जी। वहाँ पर भी यही बात होगी कि भाई लालू प्रसाद के बेटे क्यों वो करेंगे, तेजस्वी की जगह पर वहाँ पर अब्दुल बारी क्यों नहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, इस पर भी बात होगी। 2024 चुनाव में एनडीए के मुकाबले इंडिया को कैसे देख रहे हैं आप? कितना मजबूत पा रहे हैं एनडीए के मुकाबले? देखिए, हम तो दोनों को कमजोर पा रहे हैं। जिसके साथ मुसलमान जाएगा वही सरकार बनाएगा। बहन जी से तो बात हुई, मायावती से बात हो रही है? नहीं, हमारी कोई बहन जी से बात नहीं हुई है। बहन जी ने हमसे 2017 में मदद मांगी थी और हमने उन्हें अति पिछड़ा समझ करके, समाज में उनकी कोई भी उनको साथ नहीं दे रहा था, ऐसे में हमने उनका साथ दिया था अपने 88 कैंडिडेट हटा के। लेकिन बहन जी ने हमारी उस कुर्बानी को रायगा गई। उन्होंने भी जो वादा किया था कि हम लोग साथ मिलकर के आइंदा चलेंगे और हिस्सेदारी देंगी, वो भी अपनी कथनी और कथनी में उनका भी फर्क है, वो भी पीछे हट गई। तो इस मरतबा अगर वो सारे मुसलमानों को भी उत्तर प्रदेश में टिकट दे दे, कहीं दे दे, एक मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को अगर हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो वोट नहीं देगा। अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस में है कि 22 चुनाव में उन लोग को टिकट मिला था, उन्होंने वोट दिया था। क्या 24 चुनाव में भी क्या उनको वोट मिलेगा इस बार? अखिलेश यादव हो चाहे मायावती जी हो चाहे कोई और हो, कांग्रेस हो, किसी को भी इस मरतबा मुसलमान वोट नहीं देगा। मुसलमान उसी को वोट देगा जो मुसलमानों के अधिकारों की बात करे, मुसलमानों की हिस्सेदारी की बात करेगा। उलमा काउंसिल 2024 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी? ये देखिए, अभी हम इसको बता नहीं सकते आपको। हम अपना हमारी पूरे
14 सूबे से लोग आए हुए हैं, 14 प्रांत के लोग हैं। बैठ के ये तय किया जाएगा, कल हमारी बैठक होगी तो हम ये तय करेंगे कि हमें कहाँ लड़ना, कैसे लड़ना है। हम आसाम में बहुत तगड़े हैं, हम तमिलनाडु में बहुत अच्छे हैं, हम मध्य प्रदेश में बहुत काम कर रहे हैं, हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, हम बिहार में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, हम झारखंड में काम कर रहे हैं। तो हम 14 सूबों में काम कर रहे हैं। MP राजस्थान में किसके साथ होगा? नहीं, हम किसी के साथ खड़े नहीं। हमने कहा ना जो हिस्सेदारी का उसके साथ हमारा होगा। ठीक है सर। पॉलिटिकल हिस्सेदारी होगी, सीटों के एडजस्टमेंट होगा, वही बात होगी। ठीक है। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमिर रशीदी जी ने कहा है, साफ साफ उन्होंने कहा है कि उनकी जितनी हिस्सेदारी है, जितनी भागीदारी है, उतनी भागीदारी अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं अगर उनको उतना सम्मान देती हैं, उनको उतनी हिस्सेदारी देती हैं अपनी जनसंख्या के हिसाब से, तभी वो किसी के साथ जाएंगे। अभी वो उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो भाजपा के साथ खड़े हैं, NDA के साथ खड़े हैं या इंडिया गठबंधन के साथ खड़े, उस चीज़ को उन्होंने क्लियर नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि अभी चर्चा हो रही है, जो हमारी हिस्सेदारी बराबर से देगा हम उन्हीं के साथ खड़े होंगे। बात करें जाति जनगणना की, तो जाति जनगणना पे उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। और बात महिला आरक्षण की करें तो कार्यकर्ताओं ने भी बात साफ करी है कि महिलाओं का आरक्षण जो दिया गया है उसमें अभी मामले क्लियर नहीं है कि महिला आरक्षण कब लागू होगा। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मैं 4 PM न्यूज़ लखनऊ।